मेरा नाम रिया है। छोटी सी उम्र में ही मेरे माँ बाप भगवान को प्यारे हो गए थे। उसके बाद मैं अपने मामा मामी के घर रहने के लिए आ गई। जब मैं जवान हुई तो मामा मामी ने मेरी शादी कर दी। मेरी मामी बड़े ही कठोर स्वभाव वाली थी। वह मुझे बहुत कम पसंद करती थी। इसीलिए उन्होंने विदाई के वक्त कह दिया था कि अब ससुराल ही तुम्हारा घर है, हो सके तो यहाँ कभी मत आना। मामी ने कहा कि हमने जितना खर्चा तुम पर करना था हमने कर दिया। अब हमारे पास तुम्हारे लिए ना तो पैसा है और ना ही जगह। यही सोचकर मैं परेशान थी। मैं चाहती थी कि ससुराल में मेरा वक्त अच्छा गुजरे। मैं शादी होकर अपने ससुराल के लिए विदा हो गई। शादी की पहली रात जब मैं अपने पति का कमरे में इंतजार कर रही थी, अचानक से मेरे पति आए और मेरे पास बैठ गए। इनकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे उनकी तबीयत ठीक ना हो। मैंने उनसे पूछा कि आप ठीक तो है? उसने कहा कि पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। और अचानक ही वे बेहोश हो गए। मैंने उनसे बोलने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ जवाब भी नहीं दे रहे थे। तभी मैंने चिल्लाकर सभी घर वालों को इकट्ठा कर लिया। अचानक उनके मुंह से सफेद रंग का झाग निकल रहा था। घर वाले मिलकर उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाते ही उन्होंने दम तोड़ दिया और पता चला कि उन्हें किसी ने जहर दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यह सुनते ही जैसे मेरे सिर पर तो आसमान गिर गया हो। फिर तो घर में कोहराम मच गया। मेरी तो शादी को अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था। मैं तो अपने भाग्य को ही कोस रही थी। गली मोहल्ले के और घर वाले सभी मुझे मनहूस कर रहे थे। बचपन में ही मैंने अपने माँ बाप को खो दिया था और अब शादी के पहले दिन ही अपने पति को खो दिया। कुछ दिन गुजरने के बाद मैं सोचने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊँ। ना तो मेरे और मेरे पति के बीच कोई संबंध बने थे कि मैं यहाँ रह जाऊँ, और ना ही मैं मामी के घर वापस जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि अब ससुराल ही तुम्हारा घर है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और मैं मामी के घर उनसे मिलने गई और कहा कि मामी, आप ही तो मेरा एक सहारा हो। आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मामी ने कहा कि तुम विराट की विधवा हो, सारी जिंदगी उसी के घर में रहोगी। अब मैंने एक बार तुम्हारी शादी का खर्चा उठा लिया है, मैं बार बार तुम्हारी शादी का खर्चा नहीं उठा सकती। मुझे मेरी अपनी बेटियों की भी शादी करनी है। तुम्हारी वजह से उनका रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि रिश्ते वाले तुम्हें ही पसंद कर जाते थे। अभी मुझे अपनी बेटियों के बारे में भी सोचना है, इसीलिए यह मुमकिन नहीं है। मामी के इनकार करने पर मैं तो हैरान रह गई थी। मैं उनके साथ ऐसे कैसे सारी जिंदगी गुजार सकती थी, जिन्हें मैं जानती तक नहीं थी। शादी की पहली ही रात में विधवा हो गई थी। पहले ही दिन में सबकी नफरत का शिकार हो गई थी। तो आगे क्या होगा? मैंने मामी से बहुत मिन्नतें की, पर मामी नहीं मानी, तो मैं वापस अपने ससुराल आ गई। ससुराल में आते ही मेरी सास ने कहा कि तुम्हें अपने मायके चले जाना चाहिए। मैंने कहा कि मेरी मामी मुझे घर रखने को तैयार नहीं है। तो मेरी सास ने कहा कि ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन तुम्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा। यहाँ मुफ्त का खाना तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं समझ गई थी कि इन्हें फ्री में नौकरानी मिल गई है, लेकिन मैं क्या करती, मेरी मजबूरी थी। इसीलिए मैं काम करने को तैयार हो गई। मेरी सास सारा दिन अपने बेटे के लिए रोती रहती थी, सिर्फ अपने मरे हुए बेटे के लिए ही नहीं, बल्कि बड़े बेटे के लिए, क्योंकि उसे भी अभी तक औलाद नहीं हुई थी। वह रोते हुए कहती रहती थी कि बड़े बेटे को औलाद नहीं, वो छोटा बेटा दुनिया को छोड़कर चला गया, उसका भी कोई नामो निशान ही नहीं, तो आगे चलकर मेरे खानदान का नामो निशान ही नहीं रहेगा। उनकी यह बातें मेरे दिल को लगती थी, लेकिन मैं खामोश ही रहती। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और मैंने पूरे घर को संभाल लिया। मैंने महसूस किया था कि मेरी जेठानी हर वक्त मुझे दूसरी नजरों से देखती रहती है, लेकिन कहती कुछ भी नहीं थी। लेकिन एक दिन उनके जुबान पर सच आ ही गया और वह मुझसे कहने लगी कि तुम इस घर से चली जाओ, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कैसी लड़की हो तुम, मुफ्त में इस घर की नौकरानी बनी हुई हो, अपनी मामी के घर क्यों नहीं चली जाती? वह लोग तुम्हारे अपने हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरी जेठानी को मेरे यहाँ रहने से क्या दिक्कत है, जबकि मेरे यहाँ होने से उसे काम भी नहीं करना पड़ता था। फिर वह एक दिन मुझे तंग करने लगी और कहने लगी कि तुम यहाँ क्यों रह रही हो? मुझे तुम्हारे यहाँ रहने से दिक्कत है, क्योंकि एक तो तुम जवान हो, ऊपर से तुम खूबसूरत भी हो, और मैं बे औलाद। मुझे डर है कि सास कहीं तुम्हारी शादी मेरे पति से ना करवा दे। मेरी जेठानी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। वह इतना सब कुछ सोचकर बैठी थी मेरे बारे में। मैंने कहा, आप परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा।
मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। आपका पति सिर्फ आपका ही है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ रहने के लिए जगह और खाना चाहिए। मैंने अपनी जेठानी को तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, थोड़ी सी जगह कहकर पूरे घर में कब्जा ना कर लो। अगर वक्त के साथ तुम्हारी नीयत खराब हो गई तो मेरा पति तो औलाद के लिए दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाएगा, और अगर तुम मेरी सांस के दबाव में आ गई तो। नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकती। अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरी जेठानी मुझे धमकी देते हुए चली गई। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं सोच रही थी कि मेरी जेठानी बेवजह ही मुझसे डर रही है। ऐसा ना तो मेरी सास सोच सकती है और ना ही उसका पति। लेकिन रात को ही मेरी यह सोच गलत साबित हो गई। जब मेरा जेठ आधी रात को कमरे में आया, मैं कमरे में अंधेरा किए हुए जाग रही थी, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती थी, लेकिन अंधेरा कर देती थी ताकि सबको लगे कि मैं सो गई हूँ। मैंने कमरा लॉक किया था, लेकिन शायद मेरे जेठ के पास चाबी थी। मैं अंधेरे में किसी का साया देखकर डर गई, तो उसने कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारा जेठ हूँ। जेठ ने यह कहकर कमरा लॉक कर दिया तो मेरी रूह कांप गई। वह आधी रात को मेरे कमरे में क्यों आया था? मैंने कहा कि भैया आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने डरते हुए सवाल किया। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। वह बोले और मेरे करीब आकर बैठ गए। उन्होंने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और एक तरफ रख दी। उनके हाथ में एक थैला था और उन्होंने वो मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, इसमें उनकी बीवी का जोड़ा है और उसे तुम पहन लो। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हो गई और कहने लगी कि मैं यह सब नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा कि अगर इस घर में रहना है तो जैसा मैं कहूँगा वही करना पड़ेगा, और अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। साजिद की बातें सुनकर मैं बहुत डर गई थी। एक तो मेरी जेठानी मुझ पर पहले ही शक करती है और ऊपर से मैं बेसहारा थी। अगर इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगा दिया तो मुझ पर कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि घर मेरे जेठ का था और यह मुझे घर से निकाल देंगे, और मामी भी मुझे अपने घर पर नहीं रखेगी। मैं मजबूर थी और मैंने अपनी जेठानी का जोड़ा पहन लिया और फिर मेरा जेठ मुझे देखता ही रहा। उसके बाद उसने मेरे मुंह पर कपड़ा रख दिया, जिससे मैं बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो मैंने देखा कि सुबह हो चुकी है और मेरा जेठ कहीं नजर नहीं आ रहा था। मेरी कमर में भी दर्द हो रहा था। मैं उठी और घर के कामों में लग गई। रात वाला हादसा मेरे जहन से निकल ही नहीं रहा था। ना ही मैं घर में किसी को यह बातें बता सकती थी, क्योंकि मेरे जेठ ने मुझे सख्ती से कहा था कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मैं उसे बदनाम कर दूंगा। पता नहीं उसने बेहोशी में मेरे साथ क्या किया होगा। मुझे लगा कि यह पहली और आखिरी बार ही होगा। लेकिन सारा दिन काम करने के बाद रात को जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में आई तो वह दोबारा से आ गया और उसने फिर अपनी बीवी का जोड़ा मुझे दिया और पहनने के लिए कहा। पिछली रात की तरह ही उसने मुझे देखना शुरू किया और फिर मेरे मुंह पर कपड़ा रख दिया। जब मैंने सांस ली तो बेहोश हो गई। जब मैं सुबह उठी तो मेरी बहुत बुरी हालत थी। मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं सोच रही थी कि मेरी जेठानी को पहले ही मुझसे खतरा था। अगर उसे यह बात पता चली तो वह मेरा तो जीना हराम कर देगी, और अगर मेरी सास को यह सब पता चला तो वो मुझे घर से निकाल देगी। अब यह रोजाना होने लगा था। मेरा जेठ मुझे अपनी बीवी का जोड़ा देता और पहनने के लिए जोड़ा पहनने के बाद मैं बेहोश हो जाती। इसके बाद क्या होता मुझे कुछ पता नहीं होता, लेकिन रोज रोज मैं इस बात से तंग आ गई थी और मेरी सेहत भी खराब होती जा रही थी। फिर एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस रात से पर्दा उठाया जाए कि मेरे बेहोश होने के बाद मेरा जेठ मेरे साथ क्या करता है। फिर मुझे एक बात समझ आ गई। मैंने फैसला किया कि मैं एक दिन मेरी जगह मेरी जेठानी को अपने बिस्तर पर सुला दूंगी, ताकि मुझे मालूम हो जाएगी मेरे बेहोश होने के बाद मेरा जेठ मेरे साथ क्या करता है, और मेरी जेठानी को भी पता चल जाए कि उसका पति मेरे साथ क्या करता है और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। यह काम मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आखिर मेरी जेठानी मेरी जगह क्यों सोती? अगले दिन मैंने मेरी जेठानी से कहा कि मुझे डर लगता है वह मेरी जगह सो जाए, तो उसने साफ इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है कि उसे इनकार ही करना था, क्योंकि वह मुझे पसंद नहीं करती थी। इसीलिए मैंने दूसरी तरकीब सोची। मैंने उससे कहा, असल में मैंने सपने में देखा है कि किसी ने मुझे कहा कि अगर तुम्हारी जेठानी तुम्हारी जगह तुम्हारे बिस्तर पर सो जाए तो शायद उसे औलाद हो जाए। मैं यह सपना आपको नहीं बताना चाहती थी, लेकिन आप कल सोने के लिए नहीं मानी, इसीलिए मैंने आज आपको यह सपना बता ही दिया। मैंने उसे झूठ कहा। मुझे पता है किसी को झूठा ख्वाब दिखाना गुनाह है, लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। एक बेऔलाद औरत इतनी मजबूर होती है
कि वह औलाद के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। इसीलिए मेरी जेठानी ने भी तुरंत हाँ कह दी। वह मेरी जगह पर सो गई। मैंने उससे कहा कि उसे मेरे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे, तो उसने मेरे कपड़े भी पहन लिए। मैंने उससे कहा कि मैं कमरे से बाहर जा रही हूँ, लेकिन थोड़ी ही देर में मैं कमरे के अंदर आ गई और पर्दे के पीछे छुपकर देखने लगी और इंतजार करने लगी कि मेरा जेठ कब अंदर आएगा। थोड़ी ही देर में मेरा इंतजार खत्म हुआ और मेरा जेठ कमरे में दाखिल हुआ। उसे अंधेरे में पता ही नहीं चला कि बेड पर कौन सो रहा है। वह मेरी जेठानी के करीब बैठ गया और उसे हाथ पकड़कर उठाने लगा। वह बोल रहा था कि रिया उठो, जल्दी करो, यह कपड़े पहन लो, वक्त निकलता जा रहा है। यह सब सुनते ही मेरी जेठानी जाग गई। मेरे जेठ ने मोबाइल की लाइट ऑन की तो उसने देखा कि सामने उसकी पत्नी बैठी थी। आप इस वक्त रिया के कमरे में क्या कर रहे हैं? मेरी जेठानी ने हैरत से यह सवाल किया तो मेरे जेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम मुझे बताओ कि तुम इस वक्त रिया के कमरे में क्या कर रही हो, और रिया कहाँ है? मेरी जेठानी ने कहा कि वह तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप ये बताएं कि आप आधी रात को रिया के कमरे में क्या कर रहे हैं और क्या करना है आपको, जिसका वक्त निकलता जा रहा है। मेरी जेठानी चिल्लाते हुए बोली, जिसे सुनकर मेरी सास भी कमरे में आ गई कि क्या हो गया है, ऐसी क्या कयामत आ गई कि तुम रात को ऐसे चिल्ला रहे हो। मेरी जेठानी ने कहा, मुझसे क्या पूछ रही हो, अपने बेटे से पूछो कि वह आधी रात को अपनी विधवा भाभी के कमरे में क्या लेने आया था। मेरी जेठानी ने चिल्लाते हुए कहा। तो मेरी सास ने अजीब नजरों से मेरे जेठ की तरफ देखा। मैं अब डर के मारे पर्दे के पीछे कांप रही थी। मुझ में हिम्मत नहीं थी सबके सामने आने की और सबको सच बताने की। मैं चाहती थी कि मेरा जेठ सबको सच बता दे, लेकिन मेरा जेठ तो पत्थर बना खड़ा रहा। मेरी जेठानी अपने पति का गला पकड़कर उसे झंझोड़ रही थी और उसे पूछ रही थी कि यहाँ क्यों आया। मैं तो यहाँ इसीलिए आई थी क्योंकि रिया ने मुझसे कहा था कि उसने सपने में देखा था कि यदि वह मेरे बिस्तर पर सो जाए तो उसे जल्द ही औलाद मुनासिब होगी। लेकिन आप क्यों आए हैं, जवाब दे। तो मेरा जेठ जैसे फट पड़ा और कहा कि मैं भी औलाद की ख्वाहिश में ही आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि औलाद की जरूरत बस तुम्हें ही है, मुझे नहीं? तो मेरी जेठानी ने सवाल किया कि औलाद के लिए तुम्हें अपनी विधवा भाभी के कमरे में आधी रात को आने की क्या जरूरत है? मैं अपने यहाँ आने की वजह अभी किसी को नहीं बता सकता जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन करने वाला नहीं था। अचानक ही मेरी सांस की नजर पर्दे के पीछे पड़ गई तो वह मेरे पास आई और उसने कहा कि अब तुम क्यों यहाँ पर्दे के पीछे छुपकर तमाशा देख रही हो? फसाद की जड़ तो तुम ही हो, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। मेरा हंसता खेलता परिवार तुम्हारी मनुष्यत की वजह से उजड़ गया। अभी तक तुम्हें चैन नहीं आया? मेरी सास ने हाथ पकड़कर मुझे आगे किया और मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। मेरी जेठानी ने कहा कि इसी ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था, इसका मेरे पति के साथ चक्कर चल रहा है। मैं तो पहले से ही परेशान थी, मुझे इस पर पहले से ही शक था कि यह गुल जरूर खिलाएगी। अब मेरा शक यकीन में बदल गया। मैंने कहा, मेरा यकीन करे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो आप सबके सामने सच्चाई लाना चाहती थी ताकि आप सब अपनी आंखों से देख सके। यह आधी रात को मेरे कमरे में आते हैं और मुझे बेहोश कर देते हैं, और उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी कि यदि मैं किसी को भी यह बताऊंगी तो वह मुझ पर इल्जाम लगा देंगे। मैं बेसहारा लड़की थी, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा था। मैं डर गई थी। मैंने सबकी शक्ल देखी तो मुझे लगा कि मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। मेरी जेठानी ने मेरी सास से कहा कि फसाद की जड़ यह नहीं, फसाद की जड़ आप है। आपने खुद इस लड़की को इस घर में रखा हुआ है। आप ही चाहती थी कि मेरे पति इस विधवा लड़की में दिलचस्पी ले और इससे शादी कर ले ताकि आपको भी पोता या पोती मिल जाए। मेरी सास और मेरी जेठानी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी तो मेरे जेठ ने सबको चुप करा दिया और कहा कि मैं आपको सब सच बताता हूँ और रिया पर कोई इल्जाम ना लगाए। इन सब में रिया की कोई गलती नहीं, बल्कि रिया तो एक शरीफ लड़की है। मैं दिल से इसकी इज्जत करता हूँ। इसे धमकी इसीलिए दी थी ताकि मैं जो काम कर रहा हूँ वह पूरा हो जाए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि इस पर इल्जाम लगाकर इसे बदनाम करके इसको घर से निकलवा दूं। मेरी जेठानी ने कहा, और क्या इरादा था आपका? मुझे एक बाबा ने टोटका बताया था कि ताजा विधवा को बेहोश करके रोजाना उसका एक बाल जलाओ, उसके कमर पर सर्प लगाओ, इस टोटके से औलाद हो जाएगी। मेरे जेठ की बात सुनकर हम सब हैरान रह गए। और इस टोटके के लिए तुम्हें सिर्फ रिया ही मिली थी? मेरी जेठानी ने कहा। तो मेरे जेठ ने कहा, हाँ,
वह एक अनछुई विधवा चाहिए थी और रिया का तो मेरे भाई से कोई संबंध ही नहीं बना था। अचानक मैंने सोचा, कहीं मेरे जेठ ने ही तो मेरे पति को जहर नहीं दिया था। मैंने चीखते हुए अपने जेठ से कहा कि आपने ही मेरे पति को जहर दिया होगा, क्योंकि आपको एक अनछुई हुई विधवा चाहिए थी। मेरी सास ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और मेरे जेठ से पूछा, क्या तुमने सच में ऐसा किया है? तुमने मेरे बेटे को मार दिया सिर्फ इसीलिए कि तुम्हें एक अनछुई विधवा चाहिए थी? मैं हैरान हुई कि मेरी सास भी अपने बेटे को यह सब कह रही थी। मेरी सास ने कहा कि वह तुम्हारा सौतेला भाई था, इसीलिए तुमने उसका कत्ल कर दिया अपने टोटके के लिए। तुम इस हद तक गिर जाओगे मुझे यह अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने हैरत से अपनी सास से पूछा कि सौतेला भाई, यह आप क्या कह रही है माँ? तो मेरी सास ने कहा कि हाँ, यह सौतेले भाई थे, क्योंकि तुम्हारा जेठ मेरे पहले पति से था। उसके पिता की मृत्यु के बाद मैंने अपने देवर से साथ शादी कर ली थी, जिससे तुम्हारा पति पैदा हुआ। तुम्हारा जेठ शुरू से ही तुम्हारे पति को पसंद नहीं करता था, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यह उसकी जान भी ले लेगा। मेरे जेठ ने भी अपना गुनाह कबूल किया था। मेरी सास ने मेरे जेठ से कहा कि या तो तुम खुद मेरे घर से निकल जाओ या मैं पुलिस बुलवाकर तुम्हें सजा दिलवाऊंगी। साथ ही मेरी जेठानी से भी कहा कि तुम फैसला कर लो कि यहाँ रहना या इसके साथ जाना है। तो मेरी जेठानी ने मेरी सास के आगे खूब मन्नतें की कि साजिद और मैं कहाँ जाएंगे, पर मेरी सास ने उनको निकाल दिया और मेरी सास को भी यकीन हो गया था कि मैं मनहूस नहीं हूँ। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।